लोकसभा 2024 के चुनाव की तस्वीरें जिस प्रकार लगातार समय के मुताबिक नजदीक आ रही है, तमाम राजनीतिक पार्टियों में एक उठापटक बरकरार है। और इसी उठापटक में खास तौर पर देखा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि तमाम आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों का सही चयन हो। और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीतियों के आधार पर अपने प्रत्याशियों के चयन में पूरी तरीके से जुट चुकी है। इसमें शुरुआती दौर पर बता दूं कि बीजेपी के जरिए तमाम अपने प्रत्याशियों की सूची, पहली सूची जारी कर दी गई है। इसमें 195 प्रत्याशी है और 195 प्रत्याशी में से आपको बताएंगे कि आखिर इन सीटों के बंटवारे में किस तरीके से बीजेपी ने वो तमाम चीजें की है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके बारे में विचार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात हमेशा से ही जारी है कि बीजेपी अपनी रणनीतियों को लेकर, अपने विचारधारा को लेकर हमेशा से ही अडिग रहती है और उसका रवैया इस लोकसभा 2024 के चुनाव के पहली अपने प्रत्याशियों की सूची में साफ तौर पर देखी जा रही है। इसके आधार पर वो तमाम आंकड़े आपके साथ में रूबरू करूंगा, किस तरीके से अपने सवर्ण, इसके साथ साथ एससी एसटी और बड़े पैमाने पर बीजेपी की रणनीतियों को मंजिले मुकाम तक पहुंचाने के लिए हर वो कोशिश करने वाला जो ओबी समाज है, उसको भागीदारी के आधार पर बीजेपी ने कितनी सीटें दी है। तो जिस तरीके से लोकसभा 2024 का चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में बीजेपी ने अपनी पहली सूची तो जारी कर दी है। अब आपको मैं उन आंकड़ों से रूबरू करवा दूं कि तकरीबन किन सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, किन प्रत्याशियों का, किन सांसदों का टिकट काटने का काम बीजेपी ने किया है और इसके साथ साथ अब कौन कौन से वो नए प्रत्याशी उम्मीदों के आधार पर देखे जा सकते हैं। तो आपको मैं आंकड़े बता दूं कि 195 जो सीटें हैं जिसकी पहली सूची बीजेपी के जरिए जारी कर दी गई है, इसके साथ साथ 195 में से गौर करिएगा तकरीबन 102 सीटें जो है, जो एससी एसटी और ओबीसी को दी गई है। 195 में से 102 सीटें ये एससी एसटी और ओबीसी को देने का काम किया गया है और बाकी बचे जो 93 सीटें हैं, 93 जो सीटें हैं, वो पूरी की पूरी सवर्ण समाज को देने का काम बीजेपी ने किया। अब आप समझिए कि 102 सीटें जिस तरीके से एससी एसटी और ओबीसी है, जो संख्या के मुताबिक 85 से 90% है, 85 से 90% जनसंख्या रखने वाला एससी एसटी ओबीसी, इसको तकरीबन 50% से भी कहने की कम सीटें देने का काम जिस तरीके से बीजेपी ने किया और तकरीबन 10% जनसंख्या रखने वाला जो सवर्ण समाज है, इसको 50% से भी अधिक आसपास जो सीटें देने का काम किया गया है, इससे पूरी तरीके से साफ होता है कि बीजेपी ये आरएसएस, गांधी, गोलवलकर और हेडगेवार की विचारधारा पर काम करने वाली पार्टी है, जो कि अपनी विचारधारा को लेकर हमेशा से ही ईमानदार रहती है और उससे उससे किसी भी तरीके से वो दगा करने का काम नहीं करती और हमेशा बीजेपी के टिकट बंटवारे को लेकर ये चीजें आपको खास तौर पर देखने को मिलेगी। आपको बता दूं कि एससी एसटी की जो तमाम सीटें हैं, वो वही सीटें हैं जो कि रिजर्व सीटें हैं। एससी एसटी की रिजर्व सीटों पर ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को उतारने का काम किया है और जिसमें एससी की तकरीबन 27 सीटें हैं और एसटी की 18 सीटें हैं। तो एससी की 27 सीटें और एसटी की 18 सीटें और बाकी जो बची हुई है ओबीसी की, आप समझिए कि इस देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम को लेकर, सांप्रदायिक माहौल को लेकर, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर सबसे आगे हमेशा से ही जो ओबी समाज बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है, ऐसे ओबीसी के साथ में उनके जनसंख्या के मुताबिक तकरीबन जहां पर 60 से 65% जिसकी जनसंख्या है, ऐसे 60 से 65% जनसंख्या रखने वाले ओबीसी को भी तकरीबन 57 सीटें ही सिर्फ देने का काम बीजेपी ने किया है। इसी के साथ साथ आपको अब मैं बताने जा रहा हूं कि वो कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अपने सांसदों का टिकट काटा है, जिसमें सबसे अव्वल नंबर पर जो सुर्खियों में नाम बना था लेकिन अब वो टिकट कट चुका है, नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। हमेशा से ही अपने तमाम तरीके से दिए गए बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले और जिनके इतिहास में लेकर और बीते दिनों में तमाम जो वारदातें हुई, जो बड़े इल्जाम ब्रजभूषण शरण सिंह को लगाए गए, पर जो लगाए गए,
इनको अब टिकट काटने का काम बीजेपी ने किया है। तकरीबन 6 बार के एमपी रहे ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट बीजेपी ने अब काट लिया है। इसके साथ-साथ रीता बहुगुणा जो कि लखनऊ से है, इनका भी टिकट कट चुका है। रमेश भिदोड़ी एक ऐसी सीट, एक ऐसे सांसद जिनके बयान को लेकर पूरे संसद में और पूरे देश में एक बड़ा हंगामा हुआ। बहुजन समाज पार्टी के अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद रहे, लोकसभा क्षेत्र के सांसद के सांसद के ऊपर में तमाम तरीके से जो टिप्पणी मुस्लिम सांसद के ऊपर में की गई टिप्पणी रमेश भिदोड़ी के जरिए आतंकवादी और अनेकों प्रकार के इस प्रकार के जो शब्दों का उपयोग किया गया, जिसके बाद एक बड़ा बवाल हुआ। अब उनका टिकट काटने का काम भी बीजेपी ने किया है। रमेश भिदोड़ी का टिकट भी काटने का काम किया है। लेकिन अब खास तौर पर ये बात है कि मनोज तिवारी जो है जो सांसद है, उनका टिकट बरकरार रखा गया है। हेमा मालिनी है, उनका टिकट बरकरार रखने का काम बीजेपी ने किया है। इसके साथ-साथ अजय मिश्रा टेनी, इनका भी टिकट अब बरकरार है। तो ये तमाम वो सांसद है जो जिसमें कुछ सांसदों का टिकट काटने का काम बीजेपी ने किया है और इसी के साथ-साथ ऐसे कुछ सांसद हैं जिनको दोबारा बीजेपी ने टिकट दिया है। अब आप समझिए कि ये तमाम जो आंकड़े मैंने आपके साथ में रूबरू किए हैं, इस देश का एससी, एसटी और ओबीसी जो है, वो सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए बना हुआ है, भागीदारी के लिए कहीं न कहीं टिकट बँटवारे को लेकर तमाम तरीके से सामाजिक तौर पर जो कहीं न कहीं भागीदारी होनी चाहिए, उसके आधार पर बीजेपी के लिए इन तमाम चीज़ों के कोई सिद्धांत नहीं है। बीजेपी एक ही सिद्धांत को मानती है, इस देश के अंदर में मनुवादी विचारधारा है, मानवतावादी विचारधारा है, वर्ण व्यवस्था है और इसी आधार पर वो अपने विचारधारा को मंजिल-ए-मुकाम तक पहुँचाने के लिए, अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए इसी तरीके से काम लगातार करते हुए नज़र आती है। अब आप समझिए कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी के ज़रिए जो टिकट का बँटवारा किया गया है, जो टिकट आवंटन की गई है, ऐसे में कांग्रेस भी इससे अलहदा नहीं है। कांग्रेस भी अपने टिकट आवंटन के ज़रिए इसी तरीके का रवैया हमेशा से ही आज़माती है। बीजेपी एक तौर पर कहती है सबका साथ, सबका विकास, लेकिन उसे भली-भाँति जानती है, अपनी वो विचारधारा से ईमानदार रहती है, उसे पता है कि उसे किसका विकास करना है और किसके साथ रहना है। और कांग्रेस का आप रवैया देखेंगे, कांग्रेस के राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस देश का जो बहुसंख्यांक बहुजन समाज है, उसकी हक अधिकार जो है, वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, उनके जिसकी जितनी संख्या है, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन जब तमाम कांग्रेस का भी जो प्रत्याशियों के टिकट जब जारी किया जाएगा, उसमें भी आप भली-भाँति समझ पाएँगे, राहुल गांधी के ज़रिए लगातार जो बयान दिए जा रहे हैं, वास्तविकता के आधार पर क्या वो सच साबित हो रहे हैं। जब कांग्रेस की तरफ से सीटों के जो तमाम प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी, तो उन आंकड़े को लेकर भी हम आपके साथ में रूबरू होंगे। अब बात आती है तमाम राजनीतिक पार्टियों में, जो बहुजन समाज से जो पार्टियाँ हैं, जो बहुजन राजनीति करती है, उन बहुजन राजनीति करने वाली पार्टियों में अगर बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने तकरीबन जो 27 सीटें यहाँ पर जारी की है, इस 27 में से 4 से 5 सीटें हैं, वही सवर्ण समाज को देने का काम यहाँ पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ज़रिए किया गया है और बीती बाकी जो बची सीटें हैं, वो बड़े पैमाने पर ओबीसी को देने का काम समाजवादी पार्टी के माध्यम से किया गया है। और इसके साथ-साथ अगर बात करेंगे तमाम दूसरे बहुजन समाज से आने वाली पार्टी की, जिसमें बहुजन समाज पार्टी नज़र आती है, तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही ये काम करती है कि तमाम रिज़र्व सीटों पर वो तो प्रत्याशियों को लड़ती ही है, लेकिन तमाम जो रिज़र्व सीटें नहीं भी होती है, वहाँ पर भी यानी कि बहुजन समाज पार्टी उन प्रत्याशियों को उतारती है जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं और ओबीसी से आते ही है। तो इस तरीके से बहुजन समाज से आने वाले जो पार्टियाँ हैं, वो कैसे प्रतिनिधित्व के आधार पर भागीदारी के अनुसार टिकटों का आवंटन करती है, लेकिन तमाम जो मनुवादी पार्टियाँ हैं, ये मनुवादी पार्टियाँ टिकटों का जो आवंटन करती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मनुवादी विचारधारा को मद्देनज़र रखते हुए करती है। इनके मन में कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है और वास्तविकता के आधार पर जो होता है, वो तमाम तरीके से वास्तविकता के मद्देनज़र रखते हुए सच्चाई से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हुए नज़र आती है। तो जिस तरीके से बीजेपी ने अपने 195 सीटों में
जो भागीदारी ओबीसी समाज के साथ में एक बड़ा उनके साथ विश्वासघात किया है, जो खिलवाड़ किया है और इसके साथ-साथ अब क्या इन चीज़ों को लेकर ओबी समाज में जागृति आएगी? क्या ओबी समाज उनके साथ में होने वाले इस अन्याय को समझ पाएगा? या फिर राम मंदिर के मुद्दे को लेकर और तमाम तरीके से धार्मिक मुद्दों के आधार पर ही फिर एक बार बीजेपी को वो अपना सर्वेसर्वा मानेगा? इस पूरी की पूरी बातचीत को लेकर और जिस तरीके से टिकटों का आवंटन किया गया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया क्या है? लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।